दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी टीचर्स एकेडमी में। दोस्तों आज इस वीडियो में बाल विकास चैप्टर 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों यदि आप बाल विकास के सभी चैप्टर्स का अध्ययन कर लेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप सीटेट एग्ज़ाम में पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों तथा आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत आसानी होगी और आप अच्छे नंबर ला सकेंगे। दोस्तों कई किताबों को पढ़कर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इन्हीं हैंड रिटन नोट्सों का अध्ययन करके हमने भी यूपी टेट और सीटेट अच्छे नंबरों से क्लियर किया है। इसीलिए ये नोट्स आपको भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप भी अच्छे नंबरों से पास हो सकें और सीटेट एग्ज़ाम पहली परीक्षा में क्लियर कर सकें। दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर 2 में जो सीटेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार बाल विकास में दिया गया है, जिसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत होते क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी ये क्या होता है, कितने सिद्धांत होते हैं, बालक के विकास के कितने सिद्धांत होते हैं। इम्पोर्टेंट सिद्धांतों को यहाँ पे लिया गया है। तो बाल विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं वो आइए हम देखते हैं। पहला सिद्धांत और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जो कि है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होती है और पूरे जीवन चलती रहती है। यानी इसका मतलब कहने का है कि निरंतरता से ही मालूम पड़ता है कि निरंतर मीन्स लगातार। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कब से? गर्भावस्था से शुरू होती है और आजीवन यानी पूरे जीवन चलती रहती है। तो निरंतरता के सिद्धांत से हमको क्या पता चलता है? निरंतरता के सिद्धांत से हमको यह पता चलता है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो गर्भावस्था से स्टार्ट होती है और पूरे जीवन चलती रहती है। उसके बाद दूसरा यह है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि और विकास दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया, यानी इसका क्या वृद्धि और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि बालक का विकास जो है इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता से वंशानुक्रम माता पिता के वंशानुक्रम से कैसे गुण मिले हैं तथा उसका पालन किस वातावरण में हुआ है। यानी वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किसकी अंतःक्रिया का परिणाम होता है? वृद्धि और विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बालक का जो विकास होता है इस बात पर निर्भर करता है कि उसके माता पिता के वंशानुक्रम, यानी माता के जो पूर्वज हैं और पिता के जो पूर्वज हैं उनके वंशानुक्रम से कैसे गुण मिले हैं तथा उसका पालन किस वातावरण में हुआ। यानी बच्चे का पालन माता पिता के वंशानुक्रम से कैसे गुण मिले हैं और जो बालक का पालन पोषण है किस वातावरण में हुआ है। जिस वातावरण में होता है लगभग 60% उसी वातावरण में बालक ढल जाता है और 40% उसके वंशानुक्रम से प्राप्त जीनों के माध्यम से उसका वृद्धि और विकास होता है। तो ये रहा दोस्तों वृद्धि एवं विकास। वंशानुक्रम पर इसका क्या है? अंतःक्रिया का जो है एक परिणाम होता है। उसके बाद अगली हेडिंग है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। किसकी? विकास की जो है भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे? बालक की वृद्धि और विकास को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे भविष्यवाणी की जा सकती है? मान लीजिए कोई बालक है, शुरू से बचपन से ही प्रतिभाशाली हो, बहुत पढ़ने लिखने में होशियार है, सारे अच्छे काम करता है,
टीचर का कहना मानता है, टाइम पर अपना होमवर्क पूरा करता है, तो उसकी भविष्यवाणी जो है हम लोग अनुमान लगाकर उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये बालक आगे चल के पढ़ने में अच्छा होगा या बेकार होगा। और यदि जैसे बालक छोटा सा है, उसकी हाइट बढ़िया है, उसके एज के हिसाब से उसकी हाइट और लंबाई चौड़ाई ठीक ठाक है, तो उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये आगे चलकर इसका शरीर का विकास अच्छे से होगा। तो यानी किसी भी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? बालक की वृद्धि और विकास को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की दिशा के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी उसका विकास, शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, मानसिक विकास कैसे हो रहा है, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास कैसे हो रहा है, इसका एनालिसिस करके हम लोग उसके आगे की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट में है विकास की दिशा। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुसार विकास एक दिशा में चलता है जिसके दो भाग होते हैं। यानी विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का कितने सिद्धांत होते हैं? ये जो है इसके दो भाग होते हैं। विकास की दिशा के दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है? मस्तादुन्मुखी, और दूसरा होता है दूर निकट नियम। तो मस्तादुन्मुखी क्या होता है? अर्थात विकास सिर से पैर की ओर होता है। यानी किसी भी बालक का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चा जो है गर्दन संभालता है, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल चलता है, इसके बाद सहारा लेकर पैर से चलता है, इसके बाद बिना सहारे से चलने लगता है। यानी मस्तादुन्मुखी क्या कहता है? मस्तादुन्मुखी कहता है विकास जो है हमेशा सिर से पैर की ओर चलता है। कैसे? पहले बच्चा जो है गर्दन संभालना स्टार्ट करता है। आप छोटा बच्चा है, पैदा होता है, देखते हो कि छोटा बच्चा पहले अपना सारे शरीर को नहीं बल्कि अपना गर्दन कंट्रोल करना सीखता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे सहारा लेकर बैठता है या धीरे धीरे अपने से बैठना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद घुटनों के बल चलता है। फिर उसके बाद क्या करता है? इसको सहारा लेकर, जैसे चारपाई हो गई अगर पास में खड़ी है या बेंच लगा है, तो उसको सहारा लेकर खड़ा हो जाता है धीरे से पैर से। फिर धीरे धीरे पैर से चलता है। इसके बाद फिर बिना सहारे के चलने लगता है। तो ये क्या है? ये मस्तादुन्मुखी के अंतर्गत आता है। मस्तादुन्मुखी के अंतर्गत विकास जो है सिर से पैर की ओर चलता है। फिर उसके बाद अगला है दूर निकट नियम। दूर निकट नियम क्या कहता है? दूर निकट नियम, इसके अनुसार रीढ़ के पास के अंगों का विकास पहले और दूर के अंगों का विकास बाद में होता है। जैसे पहले कंधे का विकास, बाद में हाथ एवं उंगलियों का विकास होता है। दूर निकट का नियम क्या कहता है? दूर निकट का नियम ये कहता है कि पहले जो है बालक का विकास जो है रीढ़ के पास के अंगों का पहले हो जाता है। कहाँ के अंगों का? रीढ़ के पास के अंगों का विकास पहले, और रीढ़ से जो दूर जैसे पैर हो गया, उंगलियां, हाथ हो गया, उनके दूर के अंगों का विकास जो है बाद में होता है। जैसे पहले जो है कंधे का विकास होता है, बालक के सबसे पहले कंधे का विकास होता है, बाद में हाथ एवं उंगलियों का विकास होता है। अब इसके पहले वाले में क्या कहा गया है? इसके पहले वाले में कहा गया है कि जो विकास जो है सिर से पैर की ओर चलता है। अब इसके दूर निकट नियम में कहता है कि विकास जो है सबसे पहले रीढ़ के अंगों के पास के अंगों का विकास सबसे पहले होता है, उसके बाद के अंगों का विकास होता है। फिर एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? एकीकरण का सिद्धांत, इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग फिर अंग के भागों से चलना सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? ये एकीकरण का सिद्धांत यह कहता है कि बालक जो है सबसे पहले संपूर्ण अंग फिर अंग के भागों से चलना सीखता है। जैसे जो है एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों और फिर हाथ एवं उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। जैसे आप छोटा बच्चा है, मान लीजिए 1-2-3 महीने का है, तो क्या करता है वो बालक जो है सबसे पहले क्या करता है? पूरे हाथ को हिलाता है। फिर जैसे जैसे उसको समझदारी आती है और हाथ और उंगलियों में जोर आता है, तो फिर वो उंगलियों को भी हिलाना स्टार्ट करता है, इधर उधर उंगलियों के मूव कराता है। फिर उसके बाद क्या करता है? हाथ एवं उंगलियों को दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। ये क्या है? ये एकीकरण के सिद्धांत के द्वारा सबसे पहले बालक जो है पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उसके बाद उंगलियों को हिलाता है, उसके बाद हाथ और उंगलियां दोनों को एक साथ हिलाना स्टार्ट करता है। उसके बाद दोस्तों अगला है
परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है? परस्पर संबंध के सिद्धांत, इसके अनुसार सभी प्रकार के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसके अनुसार? परस्पर संबंध। इससे नाम से ही संबंध पता चलता है कि परस्पर संबंध सिद्धांत क्या करता है। इसके अनुसार सभी प्रकार के विकास जो है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, फिर उसके बाद चाहे तो संवेगात्मक हो, आदि इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक, इसके अनुसार यानी परस्पर संबंध के सिद्धांत के द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उसके बाद वैयक्तिक अंतर या विभिन्नता का सिद्धांत या विभिन्नताओं का सिद्धांत। वैयक्तिक अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी कोई भी बालक, प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न हो सकता है, अर्थात किसी बालक का विकास तीव्र तथा किसी बालक का विकास धीमा तथा किसी बालक का विकास जो है सर्वोच्च हो सकता है। वैयक्तिक अंतर या वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है? इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे का जो विकास होता है वो अलग अलग हो सकता है। किसी बच्चे का विकास जो है तीव्र हो सकता है, किसी बच्चे का विकास द्रुत या धीमा हो सकता है, या किसी बच्चे का विकास सर्वोच्च यानी सबसे अच्छा हो सकता है। क्या है ये? वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है या विभिन्नताओं का सिद्धांत है। क्या है? सभी बच्चे का विकास अलग अलग होता है, किसी का धीमा हो सकता है, किसी का तीव्र हो सकता है, या किसी का सबसे सर्वोच्च हो सकता है। उसके बाद विकास की एक रूपता का सिद्धांत। दोस्तों, विकास की एक रूपता का सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुसार विकास का एक क्रम होता है, यानी कोई भी बच्चे का जो विकास होता है वो एक क्रम में होता है जो बदला नहीं जा सकता है। कैसे? विकास की एक रूपता के सिद्धांत के माध्यम से इसके अनुसार विकास एक क्रम में होता है। क्रम में होता है कैसे? अभी आगे बताते हैं। क्रम में होता है जो बदला नहीं जा सकता है, और सभी बालकों का विकास इसी क्रम में होता है। जैसे, इससे आपको क्लियर में आ जाएगा, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों। जैसे प्रत्येक बालक रोना पहले, फिर ध्वनि, फिर वाक्य बोलना सीखता है। कोई भी बच्चा पैदा होते ही वाक्य नहीं बोलता। सभी को एक ही रूप में ज्ञान होता है, वो इंडिया का बालक हो या तो फिर अमेरिका का या किसी भी देश, अन्य देशों का बालक हो, उनका विकास एक रूप या एक ही माध्यम से होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई भी बालक जन्म लेता है, या तो अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड कहीं का भी बालक जो अगर जन्म लेगा तो सबसे पहले वो रोना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा और वो कहीं का बालक, कोई भी बालक हो, ये कुछ करेगा ही नहीं। उसके बाद क्या करता है? सभी बालक, चाहे यहाँ के इंडिया के हों चाहे बाहर के हों, फिर छोटी छोटी ध्वनि बोलना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है? फिर वाक्य बोलना सीखता है। फिर उसके बाद कोई भी बच्चा पैदा होते ही वाक्य नहीं बोलता। सभी को एक ही रूप में ज्ञान होता है, वो इंडिया का हो चाहे तो फिर यहाँ का हो, अमेरिका का हो। यानी इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? विकास की एक रूपता के सिद्धांत के माध्यम से ये कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे का विकास जो है वो एक ही रूप में होता है। वो फिर चाहे इंडिया का हो चाहे फिर बाहरी देशों का हो। जैसे छोटा बच्चा है तो पहले वो जब पैदा होगा तो वो क्राइंग करेगा, रोएगा। इसके अलावा वो ना तो ध्वनि बोलेगा और ना ही चलना सीखेगा। यानी कहीं भी यहाँ का बच्चा हो चाहे जहाँ का बच्चा हो, सबसे पहले पैदा होगा तो रोएगा। उसके बाद 2-4-6 महीने बाद धीरे धीरे अपने हाथ पैर को संतुलन करके इधर उधर हिलाना सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे पैरों के बल चलता है, घुटनों के बल चलता है। उसके बाद लगभग 1.5-2 साल के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और उसके बाद चलता है। तो ये कहीं का भी बालक हो इसी प्रकार चलते हैं। तो यानी विकास की एक रूपता का सिद्धांत ये हमको कहता है। फिर उसके बाद अगला सिद्धांत है विकास की गति जो है भिन्न भिन्न दर, यानी विकास की गति की भिन्न भिन्न दर होती है। कैसे? इसका अर्थ क्या है? विकास की विभिन्नता अवस्थाओं में विकास की गति भी बदलती रहती है। जैसे शैशवावस्था में यह गति तीव्र होती है, इसके बाद धीमी हो जाती है और फिर किशोरावस्था में
तीव्र हो जाती है। यानी इसका कहने का मतलब है विकास की गति की भिन्न भिन्न दर होती है या भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। जैसे विकास जो है बालक का शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद यानी शैशवावस्था में तीव्र होता है, उसके बाद जो बाल्यावस्था में आ जाता है बच्चा तो उसका विकास जो है उसका थोड़ा सा धीमा हो जाता है। उसके बाद किशोरावस्था आते आते उसका विकास फिर तीव्र होने स्टार्ट हो जाता है। विकास की गति की भिन्न भिन्न दर, यानी हर एज में विकास की गति जो है अलग अलग होती है। शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में हल्का धीमा हो जाता है, उसके बाद जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है उसके शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, फिर तीव्र गति से होने लगता है। उसके बाद 10वां नंबर है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कहाँ से विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कैसे? इसका अर्थ यह है कि बालक शुरू में किसी भी क्रिया को सामान्य रूप से सीखता है, उसके बाद विशिष्ट, जैसे कि बालक शुरू में किसी वस्तु को उठाने के लिए दोनों हाथों का सहारा लेता है और धीरे धीरे यह केवल जो है उंगली तथा अंगूठे की मदद से एक बारीक पेपर को भी उठाना सीख लेता है। यानी विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे सामान्य यानी कि कोई भी बालक, कोई छोटा बच्चा होता है तो वो अगर उसको पेन उठाने के लिए कह दिया जाए या एक गिलास उठाने के लिए कह दिया जाए तो सबसे पहले पूरी उंगलियों पूरे हाथ के सहारे से उठाता है। वही जब बच्चे का अगर विकास धीरे धीरे आगे की ओर हो जाता है तो क्या करता है, दोनों हाथों से अगर पहले अगर उसको कह दीजिएगा बचपना रहेगा तो दोनों हाथों का सहारा लेगा। जैसे जैसे वो जानकार होता जाएगा तो वो गिलास उठाना हो, बुक उठाना हो या पेज उठाना हो, वो मात्र 2 उंगलियों को सहारा लेकर या अंगूठे की मदद से ही वो अपना कार्य कर लेता है या बारीक पेपर उठा लेता है। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारी यूट्यूब चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगले पेज में है अनुवांशिकता का सिद्धांत। ये चैप्टर 3 है, अनुवांशिकता एवं वातावरण। अनुवांशिकता एवं वातावरण चैप्टर 3 बाल विकास है। इसमें पहली हेडिंग दी गई है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता होती क्या है इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो अनुवांशिकता क्या होती है? माता पिता एवं पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। इस प्रक्रिया के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। यानी इसका कहने का मतलब अनुवांशिकता क्या होता है? जो माता पिता और पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। इस प्रक्रिया के अध्ययन को इस प्रक्रिया को जो हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है। वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिसको वह अपने व्यक्ति अपने माता पिता व पूर्वजों से प्राप्त करता है। यानी अनुवांशिकता क्या होता है? माता पिता एवं पूर्वजों से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण पाए जाते हैं, जो गुण प्रवेश करता है उसको अनुवांशिकता कहा जाता है और इस अध्ययन करने को अनुवांशिकी कहा जाता है। वंशानुक्रम में जो वे शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित हैं जिनको वह व्यक्ति जो व्यक्ति जिसके बारे में एनालिसिस किया जाता है वो अपने माता पिता व पूर्वजों से प्राप्त करता है। यही इसी को अनुवांशिकता कहते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में है अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। किसको? अनुवांशिकता को क्या माना जाता है? स्थिर सामाजिक संरचना भी माना जाता है। उसके बाद अगले पॉइंट में है मानव कोश यानी सेल में कितने जोड़ी 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रत्येक पर हजारों, लगभग कितने 3000 की संख्या में जीन्स यानी जीन पाए जाते हैं। इन्हीं जीन के द्वारा माता पिता की विशेषता बच्चों तक पहुंचती है। यानी ये इसका कहने का मतलब ये है कि मानव कोश में, मानव सेल में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, या इसको हम
नंबर में बोलेंगे तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों जिसमें इनमें से प्रत्येक में हजारों यानी 3000 के लगभग संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। इन्हीं जीनों के माध्यम से माता पिता के अंदर जो विशेषताएं होती हैं वो बच्चों तक पहुंचती हैं। फिर उसके बाद आनुवंशिकता का प्रभाव। आनुवंशिकता का प्रभाव क्या होता है? तो आनुवंशिकता जो का प्रभाव निम्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। कौन कौन से क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है, देखते हैं आगे। शारीरिक बनावट। सबसे पहले शारीरिक बनावट। आनुवंशिकता का सबसे गहरा प्रभाव शारीरिक बनावट पर पड़ता है, जैसे लंबाई, स्वास्थ्य, बाल, आँखों का रंग सब कुछ निर्भर करता है आनुवंशिकता पर। यानी जिसके इसका कहने का मतलब है आनुवंशिकता शारीरिक बनावट पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी के माता पिता छोटे होते हैं या उनकी लंबाई नहीं होती है तो उसके बच्चे की भी लंबाई उन्हीं माता पिता के जीन्स के कारण उसकी भी लंबाई नहीं बढ़ती है। या किसी के माता पिता एकदम दुबले पतले होते हैं तो उनके बच्चों में भी उस चीज़ का असर पड़ता है और उनके बच्चे भी एकदम दुबले पतले होते हैं। या किसी माता पिता का वर्णांधता है, वो कलर डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, वो कलर को पहचान सही से नहीं कर पाता है तो उनके बच्चों में भी वो गुण आ सकता है। तो यानी शारीरिक बनावट के आधार पर अगर किसी के माता पिता छोटे हैं, गठीले हैं, तो उनके आने वाली संतान भी छोटी और गठीली होती है। उसके बाद अगले में है बुद्धि पर प्रभाव। यानी आनुवंशिकता का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि की तथा मंद बुद्धि वाले माता पिता की संतान कम बुद्धि की होती है या मंद बुद्धि की होती है। यानी इसके कहने का मतलब है आनुवंशिकता का बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। माता पिता जिस बुद्धि के जैसे भी होंगे, तीव्र बुद्धि के होंगे, तो उनकी संतानों में लगभग 100% चांस होता है कि उनकी संतान भी तीव्र बुद्धि के हों। यदि उनके माता पिता मंद बुद्धि के होंगे तो लगभग उनको भी चांस रहता है कि वो उनके आने वाली संतान भी मंद बुद्धि की होगी। लेकिन ये 100% सही नहीं होता है। कभी कभी मंद बुद्धि की माता पिता के बालक अच्छे इन्वायरमेंट में प्रवेश करने के बाद वो भी बहुत अच्छे इंसान बनते हैं और अच्छे एग्ज़ामों को क्लियर करते हैं। तो इसमें लगभग बताया गया है, लेकिन 100% ये सही नहीं हो सकता है। क्या? बुद्धि पर प्रभाव, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज़रूर पड़ता है। तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि तथा मंद बुद्धि वाले माता पिता की संतान जो है कम बुद्धि की हो सकती है। यहाँ पे होती है नहीं कहा गया, हो सकती है। अब अगर मंद बुद्धि का बालक है, मंद बुद्धि के माता पिता हैं और उसका बालक है, अगर उसको अच्छा वातावरण और अच्छा चीज़ मिल गया तो जो तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की बालक की अपेक्षा वो और अधिक अच्छा कार्य कर सकता है। उसके बाद व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा यह भी उसके आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है। यद्यपि इन सभी में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने का तरीका, व्यवहार आदि भी आनुवंशिक गुणों के आधार पर होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ता है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है कैसा होगा ये सबसे पहले उनके आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है। यदि उसके माता पिता बचपन से लड़ाई झगड़ालू होंगे, चोर होंगे, तो लगभग उसका चांस बन जाता है कि उसके बच्चे भी ऐसे हों। लेकिन ये पूरा 100% नहीं कहा जा सकता। इन सभी में यानी यद्यपि इन सभी में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने का तरीका, व्यवहार आदि भी आनुवंशिक गुणों के आधार पर होते हैं। यानी व्यक्तित्व का प्रभाव जो है आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है और वातावरण भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद वातावरण क्या होता है, ये व्यक्तित्व के विकास में कैसे प्रभावी होता है, इसके बारे में देखते हैं। वातावरण हमारे चारों ओर जो भी है, जैसे प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु, परिवार, समाज, सब कुछ वातावरण के अंतर्गत आते हैं। यानी वातावरण क्या होता है, हमारे ओर चारों ओर दिखने वाली प्रत्येक वस्तु में, जैसे प्राणी यानी मनुष्य, जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, परिवार, कुछ भी सारा जो हमारे चारों ओर से हमको घेरे हुए है वही उसको हम वातावरण का नाम दे सकते हैं। उसके बाद वातावरण पर प्रभाव शारीरिक लक्षण। गर्म क्षेत्रों पर रहने वाले लोग काले एवं आलसी
कम परिश्रमी तथा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग गोरे और परिश्रमी होते हैं। यानी मेहनत करने का जो इंसानों पर प्रभाव पड़ता है, ये वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो गर्म क्षेत्रों के व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो सबसे पहले तो वो डल कलर काले कलर के होते हैं और आलसी और कम परिश्रमी होते हैं, तथा ठंडे क्षेत्रों में जो व्यक्ति निवास करते हैं वो क्या होते हैं, गोरे होते हैं और परिश्रमी होते हैं। किसके माध्यम से, वातावरण का ये प्रभाव होता है, उसके कारण ये सब होता है। उसके बाद बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव कैसे पड़ता है, तो बुद्धि पर वातावरण कैसे प्रभाव पड़ता है देखते हैं। बुद्धि पर आनुवांशिक गुण जो होते हैं अच्छे होने पर भी यदि वातावरण अच्छा नहीं हुआ तो बुद्धि कम हो सकती है। इसलिए अच्छे विकास के लिए आनुवांशिकता के साथ साथ अच्छा वातावरण भी आवश्यक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये। बुद्धि पर प्रभाव क्या होता है, आनुवांशिक गुण जो है, मान लीजिए माता पिता उसके बहुत तीव्र बुद्धि के हैं, विलक्षण शक्ति रखते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं अच्छे होने पर भी, यानी आनुवांशिक गुण यदि बच्चों पर अच्छा है, अच्छा होने पर भी यदि वातावरण उस बच्चे को सही से अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता तो क्या होता है, उनकी बुद्धि कमज़ोर हो सकती है। इसीलिए अच्छे विकास के लिए आनुवांशिकता के साथ साथ क्या जरूरी होता है, अच्छा वातावरण भी जरूरी होता है। यानी बच्चे के विकास में आनुवांशिकता का जितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, उतना ही स्थान जो है वातावरण का होता है। जिस वातावरण में बच्चा जैसे पलता है उसी प्रकार वो ढलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बालक को आनुवांशिकता के साथ साथ उसको अच्छे वातावरण में भी शामिल करना चाहिए, ताकि उसकी बुद्धि का विकास और अच्छे और सुचारू रूप से हो सके। उसके बाद अगला पॉइंट है, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी बुद्धि का प्रभाव जो है व्यक्तित्व पर भी पड़ता है, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है इसी का, वातावरण का। और मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, किसका, वातावरण का। उसके बाद अगले पॉइंट पे है स्वास्थ्य पर, वातावरण का जो है स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार सभी तत्वों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बालक जिस वातावरण में रहता है उसका विकास जो है बालक जो है जिस वातावरण में रहता है उसका विकास भी उसी प्रकार से प्रभावित होता है। उसके बाद बालक का विकास, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बालक का विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का क्या होता है, परिणाम होता है। ये एकदम सेम टू सेम ये सीटेट एग्जाम में यही पॉइंट दिया गया था कि बालक का विकास जो है आनुवांशिकता एवं वातावरण की किस पे होता है, तो अंतःक्रिया का परिणाम ही होता है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, आनुवांशिकता एवं वातावरण क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। कौन कौन, आनुवांशिकता और वातावरण क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में है आनुवांशिकता एवं वातावरण। आनुवांशिकता एवं वातावरण इस प्रकार सम्मिलित हैं कि इन्हें अलग करना असंभव है। यानी आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे में इस प्रकार संबंधित हैं या सम्मिलित हैं कि इनको अलग करना असंभव है। उसके बाद अगले पॉइंट में है बालक के प्रत्येक विकास में, यानी चाहे शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या किसी भी प्रकार का विकास हो, उसमें क्या होता है, आनुवांशिकता तथा वातावरण का मिश्रण आवश्यक है। यानी आनुवांशिक, यदि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता का बालक है तो उसको आनुवांशिकता के माध्यम से उसको तीव्र बुद्धि या विलक्षण बुद्धि तो मिलती है, लेकिन उसको उस प्रकार का वातावरण भी देना आवश्यक होता है। उसी वातावरण में अगर विलक्षण बुद्धि होने के साथ साथ अगर उसको वातावरण अगर सही नहीं मिल पाएगा तो उसकी बुद्धि को प्रभावित करता है। तो इसलिए बालक के प्रत्येक विकास में आनुवांशिकता तथा वातावरण का जो है मिश्रण होना आवश्यक होता है। उसके बाद अगले पॉइंट में दिया गया है जो एकदम सेम टू सेम ये एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलता है, जो इम्पोर्टेंट है। अगर जो है एग्ज़ाम में क्या होता है, केवल वातावरण, केवल आनुवांशिकता आए और अगले ऑप्शन में आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों अंतःक्रिया
लिखा हो तो क्या करते हैं, हम इसी को आंसर मानते हैं। यानी ये आंसर बार बार हमेशा सीटेट एग्जाम में बनता है कि बालक के विकास में किसका किसका जो है प्रभाव होता है। तो उसमें एक पहले ऑप्शन में दे देता है केवल वातावरण का, फिर दूसरे ऑप्शन में देता है केवल आनुवंशिकता का, फिर तीसरे ऑप्शन में देता है आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का, फिर चौथे ऑप्शन में देता है इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास होता है वो क्या किसकी अंतःक्रिया होता है, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का क्या होता है, संबंध होता है। अंतःक्रिया हो तो इसी को हम आनुवंशिक, कहीं भी देखेंगे क्वेश्चन में अगर आनुवंशिकता एवं वातावरण लिखा होगा तो वो 100% वही हमारा सवाल सही होगा। तो दोस्तों ये रही हमारी क्लास। आज 2 और 3 चैप्टर लिए गए हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको रोज़ाना की अपडेट मिल सके। थैंक्स टू ऑल।